नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे दो वर्ड है, एक वर्ड है प्रजनन और एक वर्ड है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों के करके समझते हैं। पहले समझते हैं कि प्रजनन क्या है। प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान को जन्म देती है और फिर वह संतान विकसित होकर स्वयं प्रजनन करता है। यानी प्रजनन के द्वारा प्रत्येक जीव अपनी प्रजाति की जनसंख्या में वृद्धि करके अपने प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखती है। तो प्रजनन का उद्देश्य है प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखना। जिस तरह से किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है, उस तरह से किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए प्रजनन आवश्यक नहीं है। जैसे अगर हम मानव प्रजाति की ही बात करें तो अगर कोई आदमी भोजन नहीं करेगा तो मर जाएगा कुछ दिन के बाद, सांस नहीं लेगा तो कुछ मिनट में मर जाएगा, पानी नहीं पिएगा तो भी मर जाएगा, लेकिन प्रजनन न करेगा इसके वजह से उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो जिस तरह से भोजन आवश्यक उस तरह से प्रजनन आवश्यक नहीं है व्यक्तिगत स्तर पर जीवित रहने के लिए, लेकिन प्रजनन का उद्देश्य एक व्यापक है, प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। जैसे आप अभी प्रजनन नहीं कर रहे, अगर आप अभी शादी में नहीं तो प्रजनन नहीं कर रहे, जैसे मैं अभी शादी में नहीं प्रजनन नहीं कर रहा हूं तो मर नहीं जा रहे। लेकिन फिर तो हम एक दिन प्रजनन करेंगे। जैसे अगर बात करें अभी नहीं कर रहे हैं या पूरा जीवन भी नहीं करेंगे तो हमें जीवित रहने पे कोई उससे असर नहीं पड़ेगा। एक दिन तो मरेंगे ही, जब मृत्यु होगी तो मरेंगे ही, लेकिन प्रजनन न करने की वजह से हमारी किसी की भी मृत्यु नहीं होगी, किसी भी व्यक्ति की नहीं। जैसे साधु महात्मा पूरी जिंदगी प्रजनन नहीं कर रहे। साधु महात्मा क्या, अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रजनन नहीं कर रहे, तो क्या वो मर जा रहे हैं? नहीं मर रहे। लेकिन जिस तरह से साधु महात्मा या हमारे वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने निर्णय ले लिया कि हमें प्रजनन नहीं करना है व्यक्तिगत स्तर पे, लेकिन वही निर्णय अगर पूरे विश्व के एक एक व्यक्ति ले ले तो क्या होगा? सबको यही डिसीजन ले ले कि हमें प्रजनन नहीं कर, आज से कोई आदमी प्रजनन नहीं करेगा, तो क्या होगा? अब जितने भी आदमी हो उस सबकी तो मृत्यु एक दिन होना ही है। तो क्या होगा? धीरे धीरे आदमी सब मर जाएंगे और नए व्यक्ति जन्म नहीं लेगा, तो एक दिन क्या होगा? मानव प्रजाति धरती से समाप्त हो जाएगी, मानव प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, मानव प्रजाति का अस्तित्व मिट जाएगा। तो मानव प्रजाति का अस्तित्व या किसी भी प्रजाति का अस्तित्व न मिटे, इसके लिए जरूरत है कि वह प्रजाति प्रजनन करे या प्रजनन करके अपने प्रजाति की जनसंख्या को बढ़ाए और अपने प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखे। तो प्रजनन क्या है? एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में भाग लेने वाले जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि महिला और पुरुष में अलग अलग होता है। तो पुरुषों या स्त्रियों में प्रजनन तंत्र की जो संरचना है वो क्या है? अलग अलग होती है। एक एक करके दोनों को समझेंगे। पहले समझ लेते हैं, अलग अलग होती है, एक एक करके दोनों को समझेंगे। लेकिन पुरुषों के प्रजनन तंत्र के बारे में हम बात कर चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि पुरुष प्रजनन तंत्र पर हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत जो मुख्य अंग है वो निम्नलिखित है। वो कौन कौन अंग है देख लेते हैं। ये जो 4 अंग हैं ये जो है प्रजनन के अंग हैं, और इन चारों को मिलाकर क्या कहेंगे? ये प्रजनन के अंग क्या है? इन चारों क्या करते हैं? प्रजनन में भाग लेते हैं महिला के शरीर के अंदर, और इन चारों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? प्रजनन तंत्र। सारे अंगों को मिलाकर बोल देंगे प्रजनन तंत्र। तो 4 है, अंडाशय यानी ओवरी, अंडवाहिनी या इसको बोलते हैं डिब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, गर्भाशय यूट्रस, और योनि वजाइना। एक एक करके चारों को समझ लेते हैं। लेकिन समझने से पहले ये बताइए आप हमें कि प्रजनन के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? पहला स्टेप क्या है? प्रजनन की शुरुआत कहां से होगी? तो शायद आप बोलेंगे कि सर निषेचन से, लेकिन निषेचन से पहले भी तो कुछ होता है। तो आप बोलिए कि सर हाँ, संभोग, सेक्स होता है, तब जाके अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं। लेकिन संभोग हुआ किस लिए? शुक्राणु और अंडाणु को मिलाने के लिए। तो सबसे पहले क्या जरूरत है? शुक्राणु और अंडाणु का बनना, स्पर्म और ओवम का बनना।
ये है प्रजनन का सबसे पहले जरूरत है कि पहले अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण हो, तब संभोग की क्रिया होगी, तब मिलेंगे वो, तब जाके निषेचन होगा, फिर एक संतान की उत्पत्ति होगी। तो प्रजनन के लिए सबसे पहले जरूरत है स्पर्म और ओवम का बनना। स्पर्म बनता है पुरुष के शरीर में, तो उस पर हम बात कर चुके हैं, और अंडाणु बनता है महिला के शरीर में, तो हम अंडाणु पे बात करेंगे, महिला के बारे में बात कर रहे हैं आज। तो अब ये 4 अंग हैं, इन 4 अंग में से किसी न किसी के द्वारा अंडाणु का निर्माण होगा। अब जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होगा उसको हम बोल देंगे कि यह प्राथमिक मादा जनन अंग है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो अंडाणु का निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है। तो अंडाशय क्या है? अंडाशय प्राथमिक मादा जनन अंग है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक मादा जनन अंग या लैंगिक अंग कह सकते हैं। प्रत्येक स्त्री में 2 अंडाशय होते हैं। उदर गुहा के निचले भाग में बाएं और दाएं तरफ एक एक होता है। उदर गुहा मतलब पेट के नीचे, पेट होता है उसके अंदर जो भी संरचना, उसके सब पेट के सबसे नीचे। तो अब आइए इमेज पर देखते हैं। ऐसा करते हैं कि सारे बात को हम इमेज पे ही आगे समझा लेते हैं और जो यहाँ पर लिखा उसको दिखा देंगे। इमेज से समझना बात ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सारा चीज़ को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इमेज पे, और जो एक्सप्लेन करेंगे तो आपको लिखना नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ इसको लिखना नहीं है, न तो स्क्रीनशॉट लेना है। जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ इसी फॉर्मेट में आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है। और समझने का तरीका क्या है, यहाँ मैं कैसे समझाऊंगा, पहले इमेज पे सारे बात को समझाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी समझाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ, फिर यहाँ पे सिर्फ दिखा देंगे हमको। ठीक है, तो आते हैं इमेज पे सीधे। तो यहाँ पे देखिए 2 अंडाशय होता है, एक यहाँ एक दिख रहे हैं और एक यहाँ। तो प्रत्येक स्त्री में 2 अंडाशय होता है, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ, एक लेफ्ट एक राइट में होता है। अंडाशय का कार्य है अंडाणु का निर्माण करना, ओवम का निर्माण करना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 अंडाशय है, दोनों एक साथ अंडाणु का निर्माण नहीं करता है, बारी बारी से करता है। एक महीना ए अंडाणु बनाएगा तो अगले महीना ओ, जब ए बनाएगा तो ओ नहीं बनाएगा। बारी बारी से एक जो है एक महीना के अंतराल पे अंडाणु बनाते हैं। लेकिन पुरुष में 2 वृष वहां भी होते हैं जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, टेस्टिस, हम बात किए थे पुरुष वाला में। लेकिन पुरुषों में दोनों का दोनों वृष एक ही साथ क्रियाशील होता है, दोनों एक ही साथ शुक्राणु बनाते हैं। लेकिन महिला में ऐसा नहीं होता, बारी बारी से दोनों अंडाणु बनाते हैं एक महीना के अंतराल पे। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों अंडाशय एक ही साथ क्रियाशील हो जाता है, दोनों एक्टिव हो गए, तो ये भी अंडाणु बना दिया और ये भी अंडाणु बना दिया। तो क्या हो गया सोच के देखिए, ये भी अंडाणु बना दिया और अंडाणु आ गया बाहर, और ये भी अंडाणु बना गया और अंडाणु जो है बाहर निकल के आ गया। अब संभोग के दौरान महिला के शरीर में शुक्राणु करोड़ों में प्रवेश करता है। अब करोड़ों में प्रवेश किया, एक शुक्राणु इस अंडाणु को जाकर निषेचित कर दिया और एक अंडाणु उसको निषेचित कर दिया, तो 2 निषेचन हो जाएगा, 2 भ्रूण बन जाएगा, अंततः 2 बच्चा बाहर आ जाएगा, जुड़वा हो जाएगा। तो कभी होता है ना कि किसी किसी महिला में एक ही साथ 2 बच्चे हो गए, जुड़वा। तो ये हमेशा होता है कि कभी कभी ये असामान्य स्थिति है, एबनॉर्मल सिचुएशन है। समानता ये है कि बारी बारी से अंडाणु बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। जुड़वा भी 2 तरह का होता है। ये जो जुड़वा है ना, 2 अंडाणु के निकलने से जो जुड़वा बन रहा है, ये असमान जुड़वा है। जुड़वा 2 तरह का होता है, एक समान जुड़वा, एक असमान जुड़वा। ये है असमान, दोनों ही बच्चे का, दोनों जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे, क्योंकि दोनों का अंडाणु अलग अलग है। अब ये इस अंडाणु में क्या गुण है वो अलग है, उस अंडाणु में क्या गुण है अलग है। शुक्राणु इस शुक्राणु जो इस अंडाणु को जो शुक्राणु निषेचित करेगा उसमें अलग अनुवांशिक गुण होगा, उसको निषेचित करेगा उसमें अलग अनुवांशिक गुण होगा। तो दोनों ही बच्चे जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, कोई भी इनमें समानता नहीं होता है। लेकिन जो समान जुड़वा, जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उनके अनुवांशिक गुण समान होते हैं, उनकी शरीर की संरचना लगभग एकदम मिलता जुलता है, दोनों का लिंग बराबर होता है, दोनों का दोनों या तो लड़का होगा या तो दोनों के दोनों लड़की होगी। लेकिन जबकि यहाँ पे लिंग कोई फिक्स नहीं है, यहाँ दोनों का दोनों लड़की भी हो सकता है, दोनों का दोनों लड़का भी हो सकता है, एक लड़की एक लड़का भी हो सकता है। अब क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस में कैसे होता है उसको समझते हैं, सब बात स्पष्ट हो जाएगा। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि अंडाणु एक ही निकलता है, ठीक है, और निषेचन हुआ, एक ही जाइगोट बना, और जैसी जाइगोट बनता है लिंग तय हो जाता है। हमने लिंग निर्धारण में बात की थी गुणसूत्र वाला वीडियो में, कि लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही हो जाता है, शिशु बनने के बाद नहीं। जैसे निषेचन हुआ, जैसे जाके शुक्राणु अंडाणु से मिला, लिंग तय हो जाता है कि लड़का जन्म लेगा कि लड़की। कैसे होता है उसको समझा देते हैं।
यहाँ पर समझते हैं। मेल और फीमेल, या बोल सकते हैं मदर फादर, ठीक है। तो मेल में 44 गुणसूत्र और फीमेल में 44, ये जो दो गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 में से 44 गुणसूत्र मेल और फीमेल में समान होते हैं। मेल और फीमेल में अंतर कहाँ होता है? सेक्स क्रोमोसोम की वजह से। ये जो है ऑटोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है? मेल में क्या होता है? एक्स और वाई होता है, जबकि फीमेल में क्या होता है? दोनों एक्स एक्स होता है, दोनों एक्स एक्स होता है। अब देखिए, ये कायिक कोशिका है, इसी से शुक्राणु का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी हो जाती है, और शुक्राणु अंडाणु में जो गुणसूत्र होता है 23 होता है, 23 जोड़ा नहीं, सिर्फ 23। शुक्राणु में भी 23 और अंडाणु में भी 23, और 23 मिलकर 46 हो जाता है। अब देखिए, यहां से बनेगा शुक्राणु, तो आधा इसमें से आधा आएगा और आधा इसमें से, 44 का आधा 22, 22 दो है यहाँ से तो एक लेना है, लेकिन दो है तो एक एक्स है एक वाई, किसको लें? अगर हम बोले कि एक्स को, तो आप बोलिएगा वाई को क्यों नहीं, तो दोनों को लेने पड़ेगा। तो दो स्थिति उत्पन्न हो रहा है, एक एक्स 22 प्लस एक्स, एक स्थिति हो रहा है 22 प्लस एक्स, और एक स्थिति उत्पन्न हो रहा है 22 प्लस वाई, क्योंकि दोनों को लेने पड़ेगा 22 प्लस वाई। इसी वजह से तो कोई लड़का हो जाता है कोई लड़की, इसी दो स्थिति के कारण, है ना। और महिला में देखिए तो दो स्थिति उत्पन्न हो रहा है, नहीं, 22 और यहाँ से दो में से एक आ गया, दोनों का दोनों एक्स है, तो ये एक्स को लीजिए, चाहिए एक्स, बात तो एक ही है। तो 22 प्लस एक्स, तो महिला में दो स्थिति नहीं होता, यानी जो शुक्राणु है दो प्रकार का होता है। शुक्राणु दो प्रकार का होते हैं, एक 22 प्लस एक्स वाला, एक होता है 22 प्लस वाई वाला, लेकिन अंडाणु एक ही तरह का होता है, 22 प्लस एक्स। इसलिए लिंग के निर्धारण में पिता की भूमिका 100% होती है, माता की भूमिका कुछ नहीं होती। इधर से कौन सा शुक्राणु आ रहा है, इसी से लिंग तय होता है। अभी हमने क्या बोला कि जैसी शुक्राणु और ओवम, यानी स्पर्म और ओवम मिलेंगे, तो जैसी जाइगोट बनेगा लिंग तय हो जाएगा, लिंग तय हो जाएगा। जैसी निषेचन हुआ लिंग का निर्धारण हो जाएगा कि लड़का जन्म लेगा कि लड़की। देखिए कैसे होगा। अब इसमें से कोई एक ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते कि ये शुक्राणु जाके इस अंडाणु से मिला, अंडाणु तो एक ही प्रकार का होता है, इधर से जो भी आए, ये मिला तो कितना होगा? जैसे मिला तो जाइगोट बन गया। ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु, ये है स्पर्म और ये है ओवम, ठीक है। स्पर्म ओवम से मिला, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बन गया। अब बताइए जाइगोट जो बन रहा है क्या होगा? 22 और 22 44, एक्स और एक्स, तो 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स। अब बताइए ये जो जाइगोट बन रहा है वो लड़का के लिए बनेगा कि लड़की के लिए? लड़की के लिए। तो जैसे निषेचन होता है लिंग तय हो गया। अब ये जो है जाइगोट जो बना वो लड़की के लिए बन के तैयार होगा कि ये जो जन्म लेगी वो लड़की जन्म लेगी। और आइडेंटिकल ट्विंस में कैसे होगा? जाइगोट बन गया, अब देखिए ये जाइगोट बन गया, ठीक है, मतलब कि ये जाइगोट है, ठीक है। 44 प्लस एक्स है इसमें, 44 प्लस एक्स एक्स, या इसी को छोड़िए ना, इसी को कर दें, चलिए इसी को समझा देते हैं, इसी पर समझा देते हैं। ये जाइगोट बन गया और किसी कारणवश से इस जाइगोट में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। ये जाइगोट जो है टूट जाता है दो भाग में। अब देखिए, अब ये जो है टूट गया दो भाग में, अब तो जो भी है इसमें तो तय हो गया है, ये टूट गया दो भाग में, टूट गया तो दो भाग में बट गया, और दोनों क्या हो जाएगा? जो दो भाग बनेगा लिंग दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि लिंग तय हो गया, वो ही सिर्फ टूट रहा है। तो टूटने से कुछ चेंज होता है क्या? टूटने से कोई तो प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती है, कोई गुण चेंज नहीं होता। ऐसे समझे कि आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, आप खाने ही वाले थे कि आपका दोस्त आ गया, तो आप क्या करेंगे? अब लगा कि अकेले कैसे खाएं, तो आप करेंगे चॉकलेट को तोड़ेंगे, आधा खुद ले लेंगे, आधा दोस्त को दे देंगे। अब बताइए चॉकलेट टूटने से पहले जब वो समूचा था, जो भी उसमें गुण होगा, मान लेते एक गुण उसमें है कि वो मीठा, टेस्ट में मीठा था, तो क्या टूटने के बाद वो खट्टा हो जाएगा? नहीं, गुण में कोई चेंज नहीं होगा, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगा। अब दो बना तो क्या आपके दोस्त को मीठा लगेगा और आपको खट्टा लगेगा? नहीं, जैसा दोस्त को लगेगा वैसा ही आपको लगेगा। टूटने से पहले भी टूटने के बाद भी दोनों जो बना उन दोनों की सब प्रॉपर्टी समान रही, कुछ नहीं चेंज होगा। आकार छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। अब वही बात है, जाइगोट बना यही टूट रहा है, तो जो भी इसमें गुण है वही गुण इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, और दोनों के दो भाग में टूटा और दोनों के दोनों भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है और दो बच्चे आ जाता है। तो दोनों का लिंग समान होगा, दोनों का जो भी अनुवांशिक गुण है एकदम बिल्कुल समान होगा।
उनकी शरीर की संरचना, बनावट सब समान होगा। फिंगरप्रिंट अलग होता है ना, फिंगरप्रिंट के विकसित होने का अलग तरीका है, और व्यवहार अलग होता है, लगभग मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। अनुवांशिक गुण नहीं चेंज होता, क्योंकि अनुवांशिक गुण तो जैसे शुक्राणु अंडाणु आया मिला उसी से अनुवांशिक गुण तय होता है, और लिंग और अनुवांशिक गुण समान होगा। खाली फिंगरप्रिंट और व्यवहार तो खैर व्यक्तिगत स्तर पर विकसित किया जाता है, तो वो अंतर होता है। और लेकिन इसमें क्या होता है देखिए, अब ये जो दोनों का लिंग अलग अलग होगा, जो असमान जुड़वा है, अलग भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, क्योंकि इस इधर जो शुक्राणु आया 22+X वाला यहाँ पे आके निश्चित किया कि 22+Y किया। यहाँ पर कौन सा शुक्राणु निश्चित किया, अंडाणु तो दोनों समान ही है 22+X। मान लीजिए एक्स वाला किया तो ये लड़की हो गया, उधर वाला वाई कर दिया जाके निश्चित शुक्राणु तो वो लड़का हो गया। मान लीजिए दोनों को एक्स वाला किया तो दोनों लड़की हो गया, दोनों लड़का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो असमान जुड़वा है। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में जो भी होगा वो एक ही होगा, दोनों लड़की हो सकता है, अगर ये वाला आता है शुक्राणु तो दोनों लड़का हो जाता है, तो दोनों बिल्कुल समान होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का एग्जाम्पल एक हम सोशल मीडिया पे देखे थे, वो दो बहन है, क्या नाम है उनका, हाँ टिंकी मिंकी, नहीं फिर भूल रहा हूँ उसका नाम, क्या नाम है, चिंकी मिंकी, यूट्यूब पर सर्च किया चिंकी मिंकी, है ना, दोनों बहन है, जुड़वा है, वो आइडेंटिकल ट्विंस है, दोनों एकदम एक जैसे दिखते हैं, आवाज़ भी लगभग मिलता है दोनों का, और एक तो प्रैक्टिस कर उन लोग किए हुए हैं दोनों, और आइडेंटिकल ट्विंस की तरह लगते हैं, है ही आइडेंटिकल ट्विंस हो, चिंकी मिंकी। ठीक है, अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन oogenesis कहते हैं। अभी जितना बात किए उसको दिखा देते हैं एक बार, है ना, कहिए सर अब समझा रहे हैं दिखा नहीं रहे, फिर हम लिखना शुरू कर देंगे, नहीं लिखना तो नहीं है ना, ना लिखना है ना स्क्रीनशॉट लेना है, पीडीएफ मिल जाए आपको। देखिए ये तो बात कर लिए थे कि ये प्राथमिक मादा जनन अंग है। प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में बाएं और दाएं तरफ एक एक होता है, दिखा दी, एक लेफ्ट एक राइट में। अब यहाँ देखिए, इसके बाद हमने कहा बोला कि अंडाशय का कार्य मादा युग्म अंडाणु का निर्माण करना, अंडाणु को बोलते हैं डिम भी बोलते हैं, यानी इंग्लिश में ओवम। देखिए यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु दोनों को बोलते हैं युग्मक। महिला के शरीर में है तो उसको मादा युग्मक बोलेंगे यानी अंडाणु, पुरुष के शरीर में है तो उसको बोलते हैं नर युग्मक यानी शुक्राणु, यानी मादा युग्मक यानी अंडाणु, अंडाणु को डिम भी। अब यहाँ बात की है कि अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजन oogenesis कहते हैं। अंडाशय जब अंडाणु जब अंडाशय से निकल जाता है, इस प्रोसेस यानी प्रक्रिया को बोलते हैं अंडोसर्ग। तो अंडोसर्ग के बाद यानी अंडाशय से अंडाणु निकलने के बाद अंडाणु 12 से 24 घंटे तक ही निषेचन के योग्य रहता है, इसके बाद वो नष्ट हो जाता है। तो अंडोसर्ग के बाद अंडाणु जो है 12 से 24 घंटे तक ही निषेचन के योग्य रहता है। मादा जो युग्मक यानी अंडाणु है वो खाद्य भंडारण युक्त होती है, और ये आकार में शुक्राणु से बड़ा होता है, परंतु ये गतिशील नहीं है, याद रखिएगा अंडाणु जो होता है गतिशील नहीं होता है। जबकि हम शुक्राणु वाला वीडियो में बात किए थे, जब हम पुरुष प्रजनन तंत्र समझा रहे थे उसमें बात किए थे, शुक्राणु क्या होता है गतिशील होता है, लेकिन अंडाणु गतिशील नहीं होता है, तो याद रखिएगा, अगर नहीं भी आप देखें वीडियो तो याद रखिए शुक्राणु गतिशील होता है, ये गतिशील नहीं होता है। अंडाशय के द्वारा दो हार्मोन स्रावित किया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों के एक करके समझते हैं। एस्ट्रोजन को नारी विकास हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह जो है महिलाओं के लैंगिक लक्षणों और सहायक जनांगों के विकास को प्रेरित करता है। तो साथ ही इस हार्मोन के प्रभाव से लड़कियों में स्तनों, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि का विकास होता है, और यह हार्मोन लड़कियों में यौन इच्छा, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, इसलिए इस हार्मोन को महिला सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। और ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है 66वीं बीपीएससी 2020 में कि महिला सेक्स हार्मोन है, 4 विकल्प था, उसमें एक विकल्प था एस्ट्रोजन। अभी प्रश्न भी देखेंगे, पहले सारे बात को समझा ले, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर प्रश्न भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो महिला सेक्स हार्मोन कौन है, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का कार्य है कि गर्भधारण के दौरान यह गर्भाशय को तैयार करता है और गर्भधारण को बनाए रखने में मदद करता है, यही इसका कार्य है। तो ये था अंडाशय। अब हम बात करेंगे अंडवाहिनी। तो 4 हमको बात करना है, याद है ना कि कैसे हम बात कर रहे हैं, भूल न गए। देखिए ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं 4, इसको 4 हमें समझना है, तो अंडाशय समझ गए। अब हम समझेंगे अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। तो आइए समझते हैं। तो क्या करें, आगे इमेज से समझा दे, आगे इमेज से समझा देते हैं, है ना, उसके बाद हम जो लिखा उसको दिखा देंगे, है ना, अच्छा रहेगा। चलिए आइए इमेज से ही समझते हैं। अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे देखिए,
ये देखिए ये अंडाशय था और ये अंडाशय, ठीक है। यहां से ये जो निकल रहा है देखिए यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से जो निकल रही है और ये निकलता है और ये फिर आके ये गर्भाशय में जाके मिल रहा है, देखिए एक नली है, ठीक है, इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब डिम्बवानी, और ये गर्भाशय, इस पर बात करेंगे, और ये जो जाके गर्भाशय में फिर खुलता है, यहाँ से शुरू होता है अंडाशय से, ठीक है। तो इधर भी एक दोनों तरफ होता है, ठीक है, दोनों अंडाशय से जुड़ा रहता है, एक इधर भी। तो प्रत्येक स्त्री में दो अंडवाहिनी होता है, दो फैलोपियन ट्यूब होता है, एक बाएं और एक दाएं तरफ होता है। प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय के परिधि से शुरू, परिधि मतलब ठीक उसके ऊपर से, परिधि मतलब समझ रहे हैं, जैसे ब्रीथ है इसके ठीक ऊपर से। तो प्रत्येक अंडवाहिनी प्रत्येक अंडाशय के परिधि से शुरू होकर गर्भाशय तक जाती है। देखिए अंडाशय से शुरू हो रहा, कहां तक जा रहा है, गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के पास अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब का जो हिस्सा है कीप के जैसा है। अब यहाँ पर देखिए कीप, कीप के जैसा है जिसे कीपक कहते हैं। यहाँ देखिए कीप, देखे देखिए यही कीप है जो घर में तेल ढालने के लिए होता है ना। कीप कैसा होता है, नीचे पतला, मुंह पर चौड़ा होता है ना। यही देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये पतला इधर और मुंह पर चौड़ा है ना, इसे चौड़ा है। तो अंडवाहिनी का जो हिस्सा है अंडाशय के पास कीप के जैसा है जिसे कीपक कहते हैं, और इस कीपक के किनारे उंगली जैसा उभार होता है जिसे झालर या फिमरी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये उंगली जैसा, ये देखिए ये है ना, ये उंगली जैसा उभार है, इसी को बोलते हैं झालर या फिमरी। ये दिख गया, नहीं दिखा तो ऐसे समझिए, हटाइए, दिख रहे हैं तो इमेज पर दिख ही रहा है। अब यहाँ इसको ऐसे समझते हैं कि ये अंडाशय, ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब, ये पूरा हाथ फैलोपियन ट्यूब, और ये हाथ का सब ये चौड़ा भाग यहाँ पे है, जिसे यहाँ पे चौड़ा है ऐसे, है ना। ये फैलोपियन ट्यूब और ये है अंडाशय, ये मुट्ठी है अंडाशय। अंडाशय से प्रत्येक अंडाशय के परिधि से शुरू होकर अंडवाहिनी कहाँ तक जाता है, गर्भाशय तक जाता है। अंडाशय के पास अंडवाहिनी का हिस्सा कीप के जैसा होता है, देखिए कीप है ऐसा चौड़ा। अभी हम अंगुली खोले नहीं है, देखिए अंगुली नहीं निकला अभी। तो प्रत्येक अंडवाहिनी का हिस्सा अंडाशय के पास कीप के जैसा होता है जिसे कीपक कहते हैं, और इस कीपक के किनारे उंगली जैसा उभार होता है, जैसे अब हम उंगली खोल दिए, उंगली जैसा उभार होता है जिसे झालर या फिमरी कहते हैं। और ये झालर क्या करता है, जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो उसको पकड़ता है, उसका संग्रहण करता है। तो झालर का काम है उसका अंडाशय अंडाणु का संग्रहण करना। तो झालर इसमें नहीं लिखा, इसमें लिखा हुआ है, इस इमेज में लिखा हुआ देख लीजिए, फिमरी यानी झालर। और यह देखिए ये कीप है लिखा हुआ, इनफंडिब्यूलम इसका हिंदी में इंग्लिश नाम लिखा हुआ, ठीक है, कीपक, यही कीपक है, कीपक चौड़ा भाग है, ठीक है। और ये जो उंगली जैसा उभार है उसी को बोल रहे हैं फिमरी या झालर। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी का चौड़े भाग में खुलता है। ये जो इधर है चौड़ा भाग है अंडवाहिनी का, ठीक है, इसे यहीं पे खुलता है, इसे बोलते हैं एम्पुला या इसको बोलते हैं तुम्बिका, हिंदी में बोलते हैं तुम्बिका, ठीक है। इस इमेज में देखिए थोड़ा स्पष्ट दिख रहा है, इस पे यहाँ पे खुलता है इस साइड में, इसी को बोलते हैं तुम्बिका, एम्पुला। अब देखिए जैसे जैसे फैलोपियन ट्यूब आगे जा रहा है इधर आके पतला हो रहा है, तो अंडवाहिनी का अंतिम सकरा भाग को स्थमस कहते हैं, जो जाके गर्भाशय से जाके जुड़ जाता है। तो अंतिम सकरा भाग को स्थमस कहते हैं, स्थमस जो जाके गर्भाशय से जाके जुड़ जाता है, गर्भाशय से जाके जुड़ जाता है। अभी तक जितना बात किया उसको दिखा देते एक बार, ठीक है, ताकि बात स्पष्ट हो जाए। ये हमने बात किया, इसमें देखना है अंडवाहिनी डिम्बवाहिनी फैलोपियन ट्यूब। तो हमने क्या बोला कि प्रत्येक स्त्री में दो अंडवाहिनी होता है, बाएं और दाएं तरफ एक एक। तो दो अंडवाहिनी होता है, एक बाएं और एक दाएं तरफ, दो अंडवाहिनी होता है। प्रत्येक अंडवाहिनी, यही बात हमने किया, प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय के परिधि से शुरू होकर कहां तक जाती है, गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास अंडवाहिनी का जो हिस्सा है कीप के जैसा है, जिसे क्या कहते हैं, कीपक कहते हैं। ये बात हमने किया। कीपक के किनारे उंगली जैसा उभार होता है जिसे झालर या फिमरी कहते हैं। और ये झालर का काम क्या है, संग्रहण करना, अंडाणु का संग्रहण करना। अंडोत्सर्ग के बाद जब अंडाशय से अंडाणु निकल जाता है तो इसका काम है संग्रहण करना। आगे हमने बात किया कि कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, एम्पुला यानी तुम्बिका कहते हैं।
और अंडवाहिनी का अंतिम सकरा भाग स्थमस कहलाता है, जो जाके गर्भाशय से जुड़ जाता है, गर्भाशय में जाके खुल जाता है। ये बात हमने किया। अब ये लिखा हुआ है, देखिए, अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है, देखिए यहाँ पे अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है तो कहाँ आता है वो? फैलोपियन ट्यूब में। देखिए यहाँ पे नाम से स्पष्ट एक चीज और हम आपको समझा दें। देखिए नाम देखिए यहाँ पे अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का मतलब होता है एक वाहिनी का मतलब होता है रास्ता, वाहिनी या वाहिका इसको बोलते हैं। तो वाहिनी का मतलब होता है एक रास्ता देना किसी वस्तु को जाने के लिए। जैसे अगर ये नली है, ठीक है, अब इस नली से दिए जल प्रवाहित होगा तो इसको हम बोलेंगे जल वाहिनी या जल वाहिका। नली यही यदि रक्त प्रवाहित इसे हो तो इसको बोलेंगे रक्त वाहिका। जैसे हमारे शरीर में धमनी और सीरा क्या है? रक्तवाहिका है, जिसमें रक्त दौड़ रहा है। तो वाहिका होता है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने का एक रास्ता। जिस चीज का वाहिका होगा उसी का जाने का रास्ता। जल वाहिका इसका मतलब जल को जाने का रास्ता, रक्त वाहिका रक्त को जाने का रास्ता, अंडवाहिनी वाहिनी मतलब वाहिका, तो ये अंडाणु के जाने का रास्ता है। ठीक है, तो जैसे ही अंडाशय से अंडाणु निकलता तो वह कहाँ आएगा? फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि वही रास्ता है जाने का। इसमें से निकल के वह इसमें आ जाता है, यहाँ से निकलेगा अंडाणु और इसमें आएगा फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पे अंडाणु आ जाएगा। लेकिन अंडाणु गतिशील नहीं होता है, ठीक है, ये चलता हुआ बहुत दूर तक नहीं जाएगा। अब यहाँ से निकलता जो कुछ प्रेशर रहता है उसकी वजह से वो निकल के यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक जगह पर जाकर बैठ जाएगी, फिर शुक्राणु आएगा तो उस अंडाणु को निषेचित करेगा। ठीक है, और कब तक बैठेगी? 12 से 24 घंटे तक। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है अंडाणु को स्थान दे रहा है, उसको भंडारण कर रहा है, कब तक? निषेचन होने तक, और उसे पोषण भी देता है। अंडवाहिनी जो है फैलोपियन ट्यूब है उसको पोषित भी करता है जब तक वो निषेचित ना हो जाए 12 से 24 घंटे तक। फिर इसके बाद तो अंडाणु खुद नष्ट हो जाएगा, क्या 12 से 24 घंटे तक इसका निषेचन की क्षमता, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंडवाहिनी जो है वो जो है अंडाशय से अंडाणु को प्राप्त करके उस निषेचन तक इसका भंडारण और पोषण करता है, वहीं पे अंडाणु रहता है फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन तक। ये था अंडवाहिनी, तो हमने दो समझ लिया, अंडाशय ओवरी और अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब। अब हम बात करेंगे गर्भाशय यूट्रस। तो पहले इमेज पर ही आ जाए। गर्भाशय अभी कितना बात किए? दो, अंडाशय और अंडवाहिनी दोनों ही महिला में दो दो होता है, लेकिन गर्भाशय महिला में एक होता है। और गर्भाशय की जो आकृति है उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। नाशपाती क्या है? नाशपाती कैसा होता है? नीचे चौड़ा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है वो क्या होता है? पतला होता जाता है ना। और उसको उलट दीजिए, वैसा ही गर्भाशय दिखता है। देखिए दिख कहाँ रहा है, दिखा दीजिए। आइए तो इमेज पे समझते हैं, उसके बाद हम इसके बाद जो लिखा हो इसके बारे में देख लेंगे। पहले सीधे इमेज से समझते हैं, उसके बाद हम समझ लेंगे बात को, जो लिखा हो उसको देख लेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, यही है गर्भाशय। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है गर्भाशय, ये है गर्भाशय। अब देखिए थोड़ा सा इधर ये है ना, ये इसका भाग इधर भी उठा हुआ हल्का सा, ये यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा भाग इधर भी उठा हुआ है ऐसे। ठीक है, नाशपाती इसी तरह होता है, ऐसे ही होता है ना। और ये क्या होता है? ऐसे आ रहा है और फिर देखिए ये जो है ये भी है उसी का भाग। धीरे धीरे क्या होगा? पतला हो गया। ठीक है, और हल्का इधर से रहता है, तो उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा ये जो है दिखता है गर्भाशय। तो गर्भाशय की आकृति उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। गर्भाशय की जो भित्ति है ऊतकों की 3 परत की बनी होती है। सबसे बाहरी परत को, जो सबसे बाहरी परत है, ये जो सबसे बाहरी परत है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सबसे बाहरी परत को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरीमेट्रियम। और इसके अंदर दूसरा इमेज ले लें, इसके अंदर जो है ये है, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम बीच वाला को, बीच वाला कहाँ है? इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ बीच में है ये वाला, है ना, मायोमेट्रियम। और सबसे किनारे जो था वो पेरीमेट्रियम। और जो सबसे अंदर है जो रेड वाला है ये, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, तो गर्भाशय के सबसे अंदर वाला जो परत है उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इसमें देख लीजिए ना, इसमें सब एक के साथ लिखा हुआ, अलग अलग लिखा हुआ। देखिए यहाँ सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाला इंडोमेट्रियम। ठीक है, अब इसका लिखा हुआ दिखा देंगे हिंदी नाम। पेरीमेट्रियम को बोलते हैं हिंदी में परिगर्भाशय, मायोमेट्रियम को बोलते हैं गर्भाशय पेशी स्तर, और इंडोमेट्रियम को बोलते हैं गर्भाशय अंतः स्तर। ठीक है, अब एक चीज और समझिए,
गर्भाशय जो है 3 भागों में बटी रहती है। जो सबसे इसका ऊपर उठा हुआ भाग है ए, जो ये उठा हुआ भाग है, रेडी कर दे, ये जो उठा हुआ भाग है इसको बोलते हैं फंडस, इसको बोलते हैं फंडस। और जो बीच वाला भाग है ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं काय, बॉडी, या बोल सकते हैं गर्भाशय का गुहा, गुहा मतलब खाली जगह, ठीक है। और ये जो सबसे नीचे आ रहा है ये, इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा, ये इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स। और ये ध्यान रहे, इसी गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा गर्भाशय जो है योनि में खुलता है, यह योनि वेजाइना, वेजाइना इसमें योनि में खुलता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ये प्रश्न दिखाएंगे आपको कि गर्भाशय किसके द्वारा योनि में खुलता है, तो गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा। या कह सकते हैं कि गर्भाशय और योनि के बीच एक सेतु की तरह एक रास्ता है जाने का, पतला सा, उससे जाके ये दोनों जुड़ता, ऐसे समझिए ना, ऐसे। इसको गर्भाशय का ग्रीवा मान लेते हैं, गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय का ही भाग है, पतला एकदम रास्ता हो जाता है, संकीर्ण। इसको योनि और ये जो है ये गर्भाशय ग्रीवा इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब ये है गर्भाशय, गर्भाशय का भाग ही गर्भाशय ग्रीवा, और ये दोनों है जुड़ा रहता है। तो गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा कहाँ खुल रहा है, योनि में खुल रहा है। एग्जाम पूछा, अभी प्रश्न दिखाएंगे, ठीक है। अब जो भी ये तार समझा है उसको दिखा देते हैं, है ना। गर्भाशय, हाँ ये देखिए, तो गर्भाशय केवल एक होता है, ये बात हमने कर लिया था। और इसकी आकृति जो है उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत की बनती हुई, सबसे बाहरी परत को पेरीमेट्रियम, बीच वालों को मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वालों को इंडोमेट्रियम। और गर्भाशय 3 भागों में बटा रहता है। सबसे ऊपर उठा हुआ जो भाग है उसको फंडस कहते हैं, बीच वालों को काय, बॉडी, ठीक है। और जो सबसे निचला संकरा भाग है उसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। और इसी गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा गर्भाशय कहाँ खुलता है, योनि में खुलता है, वेजाइना में खुलता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब योनि की बात शुरू हो गई, आइए गया, तो अब योनि पे बात कर लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट यही है, 4 पॉइंट समझना था हमें। योनि जो है मांसपेशियों का बना रहता है। योनि का जो द्वार है वो एक पतली झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से ढका रहता है, जिसे योनिछेद या हाइमन कहते हैं। प्रायः प्रथम मैथुन यानी संभोग के दौरान जो हाइमन है टूट जाता है, लेकिन संभोग ही एकमात्र कारण नहीं है जिससे हाइमन टूटे, अन्य भी कारण है। क्योंकि हाइमन इतना पतला, इतना लचीला होता है कि वो थोड़ा सा भी उसमें चोट लगेगा या दबाव उस पर पड़ेगा, टूट जाएगा। जैसे साइकिल चलाने, या कोई लड़की खेल कूद में सक्रिय है, एक्टिव है, तो उसका हाइमन टूट सकता है। या तेज गति से गिर गया या धक्का लग गया तो भी टूट सकता है। इसलिए हाइमन की उपस्थिति या अनुपस्थिति किसी भी लड़की के कौमार यानी वर्जिनिटी का वास्तविक सूचक नहीं है। यानी कि किसी लड़की में अभी कुंवारी है, उसमें हाइमन है तो अच्छी लड़की है, नहीं है तो ये तो मतलब खराब है, कैरेक्टरलेस है, मतलब जो भी बोलना जिस ऐसे समझे कि आपको शादी हुआ, ठीक है, और आपको मतलब एहसास हुआ, फर्स्ट जो नाइट होता है जिसे गोल्डन नाइट या सुहाग रात कहते हैं, उस दिन मान लेते आपको एहसास हुआ कि मेरी पत्नी में हाइमेन नहीं है, तो क्या आप हल्ला मचाएंगे, मतलब पत्नी के साथ लड़ाई करेंगे, या फिर प्यार से पूछेंगे? आप तो प्यार से पूछेंगे ना, कहते आप तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो तो अपने रिश्ते खराब कर ही लेते हैं। इसी पॉइंट पे पूछ लेंगे ना भाई, एक विनम्रता से पूछ लेंगे कि वजह क्या है, तो आप पूछेंगे ना, तो आप पूछिएगा, हालांकि नहीं है ना, रिश्ते नहीं खराब करना है, क्योंकि जान रहे हैं हम कि उसके टूटने के बहुत सारे कारण हैं, तो क्यों हम चिल्पो मचाएंगे, क्यों 10 कारण है उसके टूटने का, सिर्फ एक कारण पे हम क्यों नजर डालें, अन्य भी कारण है। तो आराम, अगर ऐसा आपके हो आपके साथ, तो आराम से विनम्रता से पूछिएगा, जो वो बात कहेंगे उसको सहज से आप मान लीजिएगा। यही करेंगे ना आप? हाँ यही करना है, धन्यवाद, ऐसे करना है आपको, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, सारे लड़कियों को, ठीक है। इसी पॉइंट पे कितने लोग अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं जब जान रहे कि अन्य कारण से भी टूट सकता है। तो ये था महिला प्रजनन तंत्र। अब इससे जुड़े हुए जितने प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन महिलाओं का प्राथमिक जनन अंग है? तो प्राथमिक जनन अंग कौन है? अंडाशय। और अंडाशय क्यों है अंडाशय? क्योंकि यही अंडाणु का निर्माण करता है ना। मादा रोगाणु कोशिकाएं, देखिए अंडाणु और शुक्राणु को रोगाणु कोशिका भी कहते हैं या जनन कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि ये जनन में भाग लेते हैं, प्रजनन में भाग लेते हैं। मादा रोगाणु कोशिका यानी अंडे किस में निर्मित होते हैं? तो ओवरी में, अंडाशय में, इसीलिए तो इसको बोलते हैं प्राथमिक मादा
जनन अंग। महिला सेक्स हार और तीसरा नंबर पर छूट गया क्या प्रश्न? पहला, दूसरा, तीसरा छूट गया। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। बस, अच्छा नंबर एक ही हो गया है ना, ये भी 4 नंबर लिखा गया, ये भी 4 नंबर, ठीक है, नंबर से क्या जाता है ना। हाँ, चौथा नंबर प्लस भी है, यही है प्रश्न। अच्छा, दोनों प्रश्न एक ही रहा होगा। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन है। ये था महिला प्रजनन तंत्र। इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ देख लीजिएगा। हम रिप्रोडक्शन पे यानी प्रजनन पे एक फुल वीडियो बनाए हुए हैं 2.5 घंटा का, जिसमें हर एक पॉइंट पे बात की हुई है विस्तार से, एकदम पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। अगर देखना चाहे तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए रिप्रोडक्शन बाय प्रिंस योगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो देख सकते हैं। अगर पूरा फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।